नमस्कार साथियों, केवीएस एकेडमी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। डेली करंट अफेयर की क्लास में करंट अफेयर से रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस है उनको हम यहाँ पर डिस्कस करते हैं और उससे रिलेटेड जो भी तथ्य हैं साथ में हम उसको भी कवर करते हैं। अगर आप इसका पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक अवेलेबल है, वहाँ से जाके आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। आइए साथियों, पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। प्रयागराज में 2025 के महाकुंभ प्रबंधन के लिए उत्तर प्रदेश में नए घोषित जिले का नाम क्या है? आपके ऑप्शन संगम नगर, महाकुंभ मेला, त्रिवेणी नगर या ऑप्शन डी मेलापुरी। साथियों, इसका सही जो ऑप्शन है ऑप्शन बी है, महाकुंभ मेला। आइए इसके बारे में चर्चा करते हैं। तो यूपी सरकार ने 1 दिसंबर 2024 को प्रयागराज में महाकुंभ मेले क्षेत्र का एक नया जिला घोषित किया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में लिए गए इस फैसले का उद्देश्य महाकुंभ मेले 2025 के लिए मैनेजमेंट को सुव्यवस्थित करना है। महाकुंभ मेला नामक ये जिला 13 जनवरी से 26 जनवरी 2025 तक भव्य धार्मिक आयोजन के लिए सुचारू प्रशासन सुनिश्चित करेगा और ये कदम भारतीय संस्कृति को बढ़ावा देते हुए भव्य धार्मिक आयोजन के लिए सुचारू संचालन सुनिश्चित करने के लिए है। इससे रिलेटेड क्वेश्चन बन सकते हैं साथियों, तो जरूर इस क्वेश्चन को याद रखें। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हाल ही में भारत और किस देश के बीच हरिमाऊ शक्ति अभ्यास आयोजित किया गया है? आपके ऑप्शन है ऑस्ट्रेलिया, जापान, मलेशिया या सिंगापुर। साथियों, इसका सही जो ऑप्शन है ऑप्शन सी है, मलेशिया। आइए इसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो चौथा भारत मलेशिया संयुक्त सैन्य अभ्यास हरिमो शक्ति मलेशिया के पहांग में बेंटोंग कैंप में आयोजित किया गया है और ये 12 से 15 दिसंबर 2024 तक निर्धारित है। इसमें महा रेजिमेंट के 78 भारतीय कर्मी और रॉयल मलेशियाई रेजिमेंट के 123 मलेशियाई कर्मी शामिल हैं। वो दोनों यहाँ पर मिलकर पार्टिसिपेट कर रहे हैं और ये अभ्यास संयुक्त राष्ट्र के शासनादेश के अध्याय 7 के तहत जंगल के इलाकों में आतंकवादी विरोधी अभियानों पर केंद्रित है। मतलब जंगल में जो भी इलाके हैं और वहाँ पे जो आतंकवादी गतिविधियाँ होती हैं तो उससे रिलेटेड उसको ध्यान में रखते हुए ये अभ्यास किया जा रहा है। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। भारत सरकार द्वारा शुरू की गई प्रगति प्रणाली का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? आपके ऑप्शन है बुनियादी ढांचा परियोजनाओं में निजी निवेशों को बढ़ावा देना, सभी विकास परियोजनाओं में पर्यावरणीय स्थिरता सुनिश्चित करना, बुनियादी ढांचा परियोजनाओं के कार्यान्वयन में तेजी लाना और जवाबदेही बढ़ाना, प्रधानमंत्री कार्यालय के अधीन बुनियादी ढांचा परियोजनाओं की योजनाएं और क्रियान्वयन को केंद्रीकृत करना। आपका जो ऑप्शन सी है वो ऑप्शन सी यहाँ पे सही है। आइए इसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। साथियों, प्रगति का फुल फॉर्म देख लेते हैं पहले। प्रोएक्टिव गवर्नेंस एंड टाइमली इम्प्लीमेंटेशन। ठीक है, तो जो भी गवर्नमेंट को डिसीजन लेना है वो प्रोएक्टिवली लेंगे और टाइमली हर चीज़ों को इम्प्लीमेंटेशन करेंगे। सो भारत सरकार द्वारा बुनियादी ढांचा परियोजनाओं की निगरानी और तेजी लाने के लिए ये एक मंच शुरू किया गया है। इसका उद्देश्य क्या है? विलंब को दूर करना, जो इंटरनल मंत्रालय है आपस में समन्वय का सुधार करना तथा विभिन्न हितधारकों को शामिल करके परियोजना का समय पर पूरा होना ये सुनिश्चित करना है, जिससे शासन में दक्षता, पारदर्शिता और जवाबदेही बढ़े। ठीक है, और इसका उद्देश्य नौकरशाही जड़ता को कम भी करना है। आशा करता हूँ आपको ये क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है साथियों कि अंतर्राष्ट्रीय गुलामी उन्मूलन दिवस 2024 कब मनाया गया? आपके ऑप्शन है 1 दिसंबर, 2 दिसंबर, 3 दिसंबर या इनमें से कोई नहीं। साथियों, इसका सही जो उत्तर ऑप्शन बी है 2 दिसंबर। 2 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय गुलामी उन्मूलन दिवस 2024 मनाया गया है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। वधावन ग्रीनफील्ड बंदरगाह किस राज्य में विकसित किया गया है? आपके ऑप्शन है केरला, तमिलनाडु, महाराष्ट्र या गुजरात। तो साथियों, इसका सही उत्तर ऑप्शन सी महाराष्ट्र में ये विकसित किया गया है। आइए इसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। तो महाराष्ट्र के दहानू के पास वधावन ग्रीनफील्ड बंदरगाह पूरा होने पर भारत के कंटेनर व्यापार को ये दोगुना कर देगा
और ये महाराष्ट्र के पालनगर जिले में स्थित एक सभी मौसमों में उपयोग होने वाला डीप ड्राफ्ट प्रमुख बंदरगाह है। इसे वधावन पोर्ट प्रोजेक्ट लिमिटेड वीपी वीपीपीएल द्वारा विकसित किया गया है। इसमें 9 कंटेनर टर्मिनल, बहुउद्देशीय लिक्विड कार्गो रोरो तथा और तट रक्षक बर्थ होंगे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हाल ही में लगभग 2 दशकों के करियर के बाद फेमस अभिनेता विक्रांत मैसी ने कितने साल की उम्र में अभिनय से संन्यास लेने की घोषणा की? आपके ऑप्शन है 35, 36, 37 या इनमें से कोई नहीं। साथियों, इसका सही जो उत्तर है ऑप्शन सी 37 है। इस उम्र में विक्रांत मैसी ने अभिनय से संन्यास लेने की घोषणा की है। आपने इनकी मूवी देखी होगी, अभी हाल ही इनकी एक मूवी रिलीज हुई है, द साबरमती रिपोर्ट। इससे पहले भी द ट्वेल्थ फेल मूवी में इन्होंने अभिनय किया है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कोयला मंत्रालय की विशेष योजना का उद्देश्य बिजली संयंत्रों को कुशल कोयला आवंटन सुनिश्चित करना, पारदर्शिता को बढ़ावा देना, बिजली क्षेत्र में टैरिफ को कम करना है। इस योजना का नाम बताइए। आपके ऑप्शन है शक्ति योजना, उदय योजना, सौभाग्य योजना या प्रकाश योजना। साथियों, इसका सही जो उत्तर ऑप्शन ए है, शक्ति योजना। आइए इसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। कोयला मंत्रालय द्वारा शुरू की गई शक्ति योजना का उद्देश्य क्या है? विद्युत संयंत्रों को कुशलतापूर्वक कोयला आवंटन में सुधार करना। ये कोयला लिंकेजों के नीलामी आधारित आवंटन को सुगम बनाता है और प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देता है तथा विद्युत क्षेत्र में टैरिफ को कम करता है। संकटग्रस्त विद्युत संयंत्रों के लिए कोयला की आपूर्ति सुनिश्चित करना और नई परियोजनाओं को समर्थन देने से ये योजना पारदर्शिता को बढ़ावा देती है, ऊर्जा सुरक्षा का समर्थन करती है तथा प्रतिस्पर्धी मूल्यों पर विद्युत उत्पादन के लिए कोयले की उपलब्धता को सुनिश्चित करती है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हाल ही में फिल्मफेयर ओटीटी अवार्ड्स 2024 का सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का अवार्ड किसे मिला है? आपके ऑप्शन है करीना कपूर, कटरीना कैफ, अनुष्का शर्मा या इनमें से कोई नहीं। साथियों, इसका सही उत्तर ऑप्शन ए करीना कपूर को फिल्मफेयर ओटीटी अवार्ड्स 2024 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का अवार्ड मिला है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आईसीसी का अध्यक्ष बनने वाले जेशा कौन से नंबर के भारतीय हैं? आपके ऑप्शन है चौथे, पांचवें, तीसरे या दूसरे। साथियों, इसका सही उत्तर है ये 5वें नंबर के भारतीय हैं जो आईसीसी के अध्यक्ष बने। आइन के बारे में चर्चा करते हैं। तो भारतीय क्रिकेट बोर्ड कंट्रोल बोर्ड यानी बीसीसीआई के सचिव थे। आईसीसी के नए चेयरमैन घोषित हो चुके हैं। इनका जो कार्यभार है वो स्टार्ट हुआ है 1 दिसंबर 2024 से। आईसीसी अध्यक्ष बनने वाले ये 5वीं भारतीय हैं। इससे पहले भी 4 भारतीय दिग्गज आईसीसी के अध्यक्ष बन चुके हैं। उनके नाम इस प्रकार हैं: जगमोहन डालमिया, शरद पवार, एन श्रीनिवासन, शशांक मनोहर। ये सब आईसीसी के अध्यक्ष पद पर बैठ चुके हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। वित्तीय वर्ष 2025 की जुलाई सितंबर तिमाही में भारत की जीडीपी ग्रोथ घटकर 5.4 पर आ गई। तो साल भर पहले समान तिमाही में ये कितने फीसदी थी? आपके ऑप्शन है 4.3%, 8.1%, 6.7% या 8.3%। साथ ही इसका सही उत्तर है बी 8.1%। सो लास्ट ईयर जो हमारा सेम क्वार्टर लाइक जुलाई टू सितंबर में जो हमारी जीडीपी ग्रोथ था वो 8.1% था और इस साल ये घटकर 5.4 पे आ गई। तो बहुत काफ़ी लंबा मतलब डिक्लाइन देखने को मिल रहा है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सैयद मोदी अंतरराष्ट्रीय बैडमिंटन टूर्नामेंट 2024 में महिला एकल का खिताब किसने जीता है? आपके ऑप्शन है पीवी सिंधु, साइना नेहवाल, तानिया अहमद या मालविका बंसोड़। साथियों, इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए पीवी सिंधु। आइए इनके बारे में चर्चा कर लेते हैं। पीवी सिंधु और लक्ष्य सेन ने 2024 सैयद मोदी इंटरनेशनल बैडमिंटन टूर्नामेंट में महिला और पुरुष वर्ग का खिताब जीता है। यह सिंधु का 2022 सिंगापुर ओपन के बाद पहला BWF बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन का खिताब था, जिससे उनका खिताबी सूखापन खत्म हो गया है। मतलब लास्ट टाइम वो 2022 में सिंगापुर के ओपन में मतलब उन्होंने खिताब जीता था, उसके बाद अब उन्होंने जीता है काफ़ी समय के बाद। और सिंधु ने फाइनल में किसको हराया? चीन की वू लियो यू को 21-14 और 21-16 से हराया है। ये टूर्नामेंट कब से कब तक चला? 26 नवंबर से 1 दिसंबर तक चला लखनऊ के
बाबू बनारसी दास इंडोर स्टेडियम में। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। भारत और किस देश के बीच पुणे में पहला संयुक्त टेबल टॉप अभ्यास सिनबैक्स शुरू हुआ है? आपके ऑप्शन है कुवैत, ऑस्ट्रेलिया, मलेशिया या कंबोडिया। तो साथियों इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी कंबोडिया। वहां पर संयुक्त टेबल टॉप अभ्यास सिनबैक्स शुरू हुआ है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सुखमय भारत अभियान का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? आपके ऑप्शन है कौशल विकास के माध्यम से महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देना, विकलांग व्यक्तियों के लिए सार्वभौमिक पहुंच सुनिश्चित करना, संसाधन प्रबंधन के माध्यम से जनजाति आजीविका को बढ़ावा देना, या ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवा बुनियादी ढांचे में सुधार करना। साथियों इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी विकलांग व्यक्तियों के लिए सार्वभौमिक पहुंच सुनिश्चित करना। आइए इसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। तो ये जो अभियान है इसे हम सुखमय भारत अभियान के नाम से जानते हैं। इसका उद्देश्य क्या है? दिव्यांग व्यक्तियों के सार्वभौमिक रूप से सुलभ वातावरण का निर्माण करना, एक उनको फ्रेंडली एनवायरनमेंट का निर्माण करना। 2015 में इसकी शुरुआत की गई। इस पहल का उद्देश्य निर्मित बुनियादी ढांचे परिवहन प्रणालियों को डिजिटल प्लेटफॉर्मों में पहुंच में सुधार लाना है। यह यूएनसीआरडीपी के तहत भारत की प्रतिबद्धता के अनुरूप है और शारीरिक डिजिटल बाधाओं को हटाकर समावेशिता को बढ़ावा देकर और उनकी सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करके दिव्यांगजनों को सशक्त बनाने का प्रयास करता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सैयद मोदी अंतरराष्ट्रीय बैडमिंटन टूर्नामेंट में पुरुष सिंगल का खिताब किसने जीता है? साथियों आपके ऑप्शंस हैं जिया हैंग जैसन थे, लक्ष्य सेन, बेन शेल्टन या हुबर्ट हकर्ज। साथियों इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी लक्ष्य सेन ने ये पुरुष सिंगल का खिताब जीता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा पौधा अफीम का स्रोत है जिसका उपयोग हेरोइन जैसी दवाओं के उत्पादन में किया जाता है? साथियों आपके ऑप्शन है भांग का पौधा, एरिथ्रोक्सिलम कोका, पापावर, सोमनीफेरम या एट्रोपो वेलाडोना। साथियों इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी पापावर सोमनीफेरम। आइए इसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। पापावर पापावर सोमनीफेरम या अफीम पोस्ट अफीम का प्राथमिक स्रोत है जिसमें मॉर्फिन और कोडीन जैसे अल्कलॉइड होते हैं। इन पदार्थों को हेरोइन जैसे नशीली दवाओं के उत्पादन के लिए संसाधित किया जाता है और पौधों के बीज की फली से निकाले गए लेटेक्स को अफीम प्राप्त करने के लिए काटा जाता है। अन्य जो सूचीबद्ध पौधे हैं उनके बारे में भी चर्चा कर लेते हैं। कैनाबिस सटाइवा मारिजुआना का स्रोत, एनिथ्रोक्सिलम कोका कोकीन का स्रोत और एट्रोपो बेलोडोना एट्रोपिन का स्रोत, और ये अफीम से संबंधित नहीं है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं साथियों हाल ही में कंप्यूटर लिटरेसी डे कब मनाया गया है? आपके ऑप्शन से 1 दिसंबर, 2 दिसंबर, 3 दिसंबर या इनमें से कोई नहीं। तो साथियों इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी 2 दिसंबर को कंप्यूटर लिटरेसी डे मनाया गया है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हाल ही में जुलाई सितंबर 2024-25 तिमाही में कौन भारत में विदेशी प्रत्यक्ष निवेश एफडीआई का सबसे बड़ा स्रोत बनकर उभरा है? उस कंट्री का आपको नाम बताना है। आपके ऑप्शन है बांग्लादेश, श्रीलंका, सिंगापुर या इनमें से कोई नहीं। तो साथियों इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी सिंगापुर वो कंट्री है जो सबसे बड़ा विदेशी प्रत्यक्ष निवेश कंट्री बनकर उभरा है। और एफडीआई का फुल फॉर्म होता है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, मतलब बाहर की कंट्री हमारे देश में जो डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट करती है उसको हम फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कहते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प निम्नलिखित संस्थानों की स्थापना के कालानुक्रमिक क्रम को सही सही ढंग से दर्शाता है? मतलब हमें ये बताना है कि सबसे पहले किसकी स्थापना हुई है। ठीक है, तो आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए है एक्सिम बैंक, नाबार्ड, हाउसिंग बैंक, सिडबी। ऑप्शन बी नाबार्ड, एक्सिम बैंक, सिडबी, हाउसिंग बैंक। ऑप्शन सी एक्सिम बैंक, हाउसिंग बैंक, नाबार्ड, सिडबी। और ऑप्शन डी हाउसिंग बैंक, एक्सिम बैंक और नाबार्ड और सिडबी। तो साथियों उसका सही उत्तर ऑप्शन ए, उसका जो क्रम है एक्सिम बैंक,
एग्जिम बैंक, नाबार्ड, हाउसिंग बैंक और सिडबी। आइए इनके बारे में थोड़ा चर्चा कर लेते हैं। तो साथियों, एग्जिम बैंक की जो स्थापना हुई है वो 1 जनवरी 1982 को हुई है। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और निर्यात को समर्थन देने के लिए इसकी स्थापना की गई थी। नाबार्ड 12 जुलाई 1982, इसका जो काम होता है ग्रामीण विकास और कृषि को बढ़ावा देने और समर्थन के लिए बनाया गया था। आवास बैंक 9 जुलाई 1988, आवास और शहरी विकास परियोजनाओं के वित्त पोषण पर केंद्रित है। सिडबी 2 अप्रैल 1990, लघु उद्योगों को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए इसकी स्थापना की गई थी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं साथियों। हाल ही में संघीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कब लोकसभा में बैंकिंग कानून संशोधन विधेयक 2024 प्रस्तुत किया है? आपके ऑप्शन है 1 दिसंबर, 2 दिसंबर, 3 दिसंबर या इनमें से कोई नहीं। साथियों, इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, 2 दिसंबर 2024। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में फिल्मफेयर ओटीटी अवार्ड्स 2024 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड किसे मिला है? आपके ऑप्शन है अमर सिंह चमकीला, पुष्पा, चंदू चैंपियन या इनमें से कोई नहीं। तो साथियों, इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, अमर सिंह चमकीला को फिल्मफेयर ओटीटी अवार्ड 2024 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड मिला है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यूएनसीसीडी कॉप 16 का मेजबान देश कौन सा है? आपके ऑप्शन है सऊदी अरब, कुवैत, कंबोडिया या भारत। तो साथियों, इसका सही उत्तर ऑप्शन है सऊदी अरब। आइए इसके बारे में चर्चा करते हैं। मरुस्थलीकरण से निपटने के लिए संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन के 16वें सम्मेलन कॉप 16 की शुरुआत सऊदी अरब के रियाद में हुई। यह पहली बार है कि जब पश्चिम एशिया इस कार्यक्रम की मेजबानी कर रहा है। भारत यूएनसीसीडी की 30वीं वर्षगांठ मनाने वाले 197 देशों में शामिल हो गया है, जिसका प्रतिनिधिमंडल पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव और हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के नेतृत्व में है। 13 दिसंबर तक चलने वाला यह सम्मेलन मरुस्थलीकरण से निपटने और वैश्विक टिकाऊ भूमि प्रबंधन को बढ़ावा देने में भारत के नेतृत्व को प्रदर्शित करता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं साथियों। हाल ही में एमपी का माधव नेशनल पार्क कौन सा टाइगर रिजर्व होगा? आपके ऑप्शन है 5वां, छठा, 7वां या 8वां। तो साथियों, इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, 8वां। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। किस राज्य ने नए साल से पर्यटकों की एंट्री पर ग्रीन सेस लेने का फैसला लिया है? हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, केरल या मध्य प्रदेश। साथियों, इसका सही उत्तर देने का प्रयास करें कमेंट सेक्शन में। साथियों, इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, उत्तराखंड सरकार ने नए साल से पर्यटकों की एंट्री पर ग्रीन सेस लेने का फैसला किया है। आइए इसके बारे में थोड़ी चर्चा करते हैं। तो 40 रुपये से लेकर 80 रुपये तक ग्रीन सेस के रूप में वसूली किए जाने का रेट तय किया गया है और उत्तराखंड के बॉर्डर से राज्य में दाखिल होने वाले भारी वाहनों से 80 रुपये लिए जा रहे हैं। तो साथियों, आज का लेक्चर यहीं समाप्त होता है। कल फिर मिलेंगे इसी समय करंट अफेयर की क्लास में। थैंक यू वेरी मच।